नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। 1947 के बाद पहली बार पाकिस्तान इतनी बड़ी डिप्लोमेसी का हिस्सा बना है और पीस मेकर की तरह सामने आया है। पाकिस्तान के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं आतंकवाद को पालने के, और पूरी तरह से गलत भी नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस तरह की तंजीमों को जगह दी है, पैसा दिया है, पाला है। चाहे अमेरिका के कहने पे किया हो, चाहे बर्तानिया के कहने पे किया हो, चाहे खुद किया हो, लेकिन इस तरह का काम किया है जिससे दुनिया में उसकी इमेज खराब होती रही है। कई बार उसके ऊपर भी सैंक्शन लगे हैं, कई बार उसको ऐसी कंट्रीज की कैटेगरी में रखा गया है जो बड़ी अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस बार पाकिस्तान एक पीस मेकर की तरह उभरा है। पाकिस्तान के सामने चुनौती है अपने पीस मेकर वाली इमेज को आगे बनाए रखने की, और इसके लिए जरूरी यह है कि इस तरह की तंजीमों से वहां के जो हुक्मरान हैं वो पूरी तरह से रिश्ता तोड़ें, और अगर मुमकिन हो तो इस तरह की तंजीमों को हरकत करने से रोकें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कल फिर गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आज की बात कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में, और जहां ईरान उसका दोस्त रहा है, हिंदुस्तान का दोस्त रहा है, यूएन में सपोर्ट किया है और भी जगहों पे सपोर्ट किया है। मैं पुराने रिश्तों की बात अगर फिलहाल छोड़ दूं तो 47 के बाद भी ईरान हमारा अच्छा खासा दोस्त रहा है, और इसके बावजूद हिंदुस्तान इस पूरे प्रोसेस से बाहर रहा है, डिप्लोमेसी के इस पूरे प्रोसेस से बाहर रहा है। जयशंकर साहब दलाली कह चुके हैं, जो एक बड़ा खराब स्टेटमेंट था जिस पर हम लोगों ने काफी बात की थी। और नरेंद्र मोदी साहब इस जंग के शुरू होने से 2 दिन पहले इजराइल पहुंचते हैं और कहते हैं हम इजराइल के साथ हैं। अब आप एक हारी हुई ताकत के साथ दिखाई देंगे, जो डिप्लोमेटिक वर्ड में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अमेरिका के साथ रिश्तों का यह है कि आपके 3 लोग मार दिए गए एक जहाज पर, 3 जहाजों पर अटैक हुआ, और उसके बाद जब प्रेशर पड़ा जनता का और आपने मार्क रूबियो को फोन किया, जयशंकर साहब ने मार्क रूबियो को फोन करके अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तो मार्क रूबियो की तरफ से अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि सैंक्शंस जो हमारे हैं उनका जरा भी वायलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वगैरह वगैरह। अफसोस तक नहीं जताया 3 हिंदुस्तानी जानों के जाने का। तो हिंदुस्तान के लिए, और खासतौर पर हिंदुस्तान नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए अपनी डिप्लोमेसी पर दोबारा सोचने का भी ये मौका है। रहा सवाल भक्तों का, तो भक्त हमारे यहां आके कमेंट कराते थे कि 4 दिन में ईरान खत्म हो जाएगा, 8 दिन में ईरान खत्म हो जाएगा। वो बेचारे क्या करें, उनको व्हाट्सएप पे जो मिलता था उसी पे भरोसा करते थे। ये ऐसे लोग हैं, अपने माँ बाप के कहे पर भी भरोसा नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे भरोसा करेंगे। इनके सामने सूरज चमक रहा होगा और व्हाट्सएप पे आएगा कि दिन में 12 बजे रात हो जाएगी, तो ये कहेंगे रात हो गई है, भले सूरज चमक रहा है। जिस झूठ और जिस छलावे में ये जो भारत में भक्त हैं स्टैंड विद इजराइल वाले पल रहे हैं, यह इनको दिमागी तौर पे खोखला कर चुका है, रूहानी तौर पर बर्बाद कर चुका है, और इनसे इंसान होने का दर्जा भी छीन चुका है। ये जो गजा में मरने वालों पर खुश हो रहे थे, ये जो खामनेई साहब के शहीद होने पर बधाइयां दे रहे थे, आज इनके मुंह पर ऐसा जूता पड़ा है कि अगर जरा सी इंसानियत बची होगी, अगर जरा सी रूह में हरकत बची होगी, तो इनको पछताना होगा। और ना पछताएं, इनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया इनको तमाशा समझती है, और हम आप भी तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अब जो शर्तें सामने आ रही हैं, और ये शर्तें मेहर न्यूज ने बाकायदा पब्लिक की, और पब्लिक करने के बाद आमतौर पे जो होता था कि ट्रंप चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था, ट्रंप खामोशी से बैठा हुआ है। ट्रंप का जो अपना ट्वीट है उसमें सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात की गई है। पहले कहा गया कि बस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाएगा, फिर कहा गया फ्राइडे को खुलेगा, और यह कहा गया कि 30 दिन लग जाएंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से खोलने में। फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रॉन हैं, उनका जो ट्वीट आया लंबा, उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो रास्ता साफ करने के लिए तैयार है। रास्ता साफ करने का मतलब यह है कि ईरान ने जो नीचे माइंस बिछाई हैं, उन माइंस को हटाने में मदद करने को तैयार हैं। अब ईरान किसकी मदद लेगा, किसकी मदद नहीं लेगा, ये सब आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले एक निगाह डालते हैं ईरान की जो सरकारी मीडिया एजेंसी है, मेहर न्यूज एजेंसी, उसने जो 14 पॉइंट्स दिए हैं डील के मसौदे के, उस पर हम नजर डालते हैं। पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो लेबनान सहित सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने की बात की गई है। यानी ना केवल लेबनान में, ईरान में तो जंग खत्म होनी ही होनी है, लेकिन लेबनान में भी जंग खत्म होने की बात है। अब आप याद कीजिए, पिछली बार जब समझौते की बात चल रही थी तो ट्रंप ने कहा था कि लेबनान इसमें शामिल नहीं है, लेकिन कल रात को, यानी आज जब मैं बात कर रहा हूं तो आज की रात
ट्रंप ने बाकायदा लेबनान का नाम लिया। एक्सियास जो उसका एजेंट है, उसके माध्यम से उसने न्यूज चलवाई कि अमेरिका नाराज है। अमेरिका ने इजराइल से कहा कि लेबनान पर हमला तुरंत बंद करो, क्योंकि जब डील की बात फाइनल चल रही थी उसी बीच में सदर्न बेरूत में यानी बेरूत के साउथ में एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया। और उस समय ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि यह कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है, अगर हमले होंगे तो हम इसका जवाब देंगे और आज रात को ही इजराइल के ऊपर जबरदस्त बमबारी करेंगे। यह ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और जब यह क्लियर कर दिया तो ट्रंप के समझ में आया कि अगर लेबनान के मामले पर वो कुछ तुरंत नहीं करेगा तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी और कम से कम इजराइल के ऊपर जबरदस्त बमबारी होकर रहेगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसने मीडिएटर से, पाकिस्तान और कतर के जो मीडिएटर्स हैं उनसे बात की, उनसे कहा कि अरे भाई ईरान की हम एक और शर्त मान ले रहे हैं और वो शर्त क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ईरान से कहो कि प्लीज इजराइल के ऊपर अटैक ना करे। और इजराइल को कहा जा रहा है कि उसने कहा कि लेबनान पर अटैक करना बंद करो और यही नहीं, तुमको लेबनान से अपनी आर्मी भी वापस बुलानी पड़ेगी। यानी ईरान ने न केवल अपना ख्याल रखा है बल्कि पूरे रेजिस्टेंस का ख्याल रखा है। जब वो कहता है सारे मोर्चों पर जंग बंद करनी पड़ेगी, जब ये ड्राफ्ट कहता है इसका मतलब उसमें गजा भी शामिल है, लेबनान भी शामिल है और दूसरे मोर्चे भी शामिल हैं जहां पर इजराइल लगातार हमला करता रहता है। तो पहली जो इसकी शर्त है, उसने इजराइल के हाथ और पांव बांध दिए हैं कि अपने अंदर रहो, अपनी औकात में रहो और दिन रात जंगखोरी का जो तुमने खेल शुरू किया है उसको खत्म करो। ये पहला पॉइंट है। अब आप समझ सकते हैं कि जिन जंगों को हथियार से खत्म करना मुश्किल था, सैकड़ों लोग मारे जाते, ईरान ने समझौते से उस जंग को खत्म कर दिया है और जो इजराइल लगातार बेअंदाज होता जा रहा था उसके हाथ पांव बांध दिए हैं इस समझौते की पहली ही शर्त से। अब दूसरी शर्त देखिए, अमेरिका और इजराइल दोबारा कोई जंग शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे, ये दूसरी शर्त है। इसका मानी समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर के लिए, मिडिल ईस्ट में फ्यूचर की शांति के लिए ईरान ने यह कहा कि आगे भी आप कोई हमला नहीं करोगे। तीसरा यह है कि अमेरिका इजराइल की तरफ से भी सुरक्षा गारंटी देगा, यानी एक रिटर्न समझौता होगा जिसमें अमेरिका यह कहेगा कि इजराइल भी इस तरह का कोई हमला नहीं करेगा। अब इसके मानी क्या है? समझौते में एक बार कह दिया अमेरिका ने कि इजराइल कोई हमला नहीं करेगा और इजराइल अगर उसके बाद भी हमला करता है तो यूएसए की सेनेट में जो इजराइल के मुखालिफ हैं वो जबरदस्त तरीके से इस मामले को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि समझौता तोड़ने का जो अपराध है उसमें इजराइल की इमदाद को कम कर सकें, रोक सकें। यह भी फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी नोट करके चलिए। होर्मुज से अमेरिकी नाकाबंदी हटाई जाएगी, यह बात मैं बार बार कहता रहता हूं कि ट्रंप उस होर्मुज के खुलने को अपनी जीत बता रहा है जो होर्मुज कभी बंद थी ही नहीं। 40 साल का जो ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद का शासन था उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कभी बंद ही नहीं की। अगर अमेरिका और इजराइल ने हमला नहीं किया होता तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं होती। तो यह भी ईरान की एक बड़ी जीत है कि जो उसने हमेशा कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर देंगे, अपनी तमाम ताकत लगाकर अमेरिका और इजराइल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खुलवा सके और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो थे वो खामोशी से देखते रहे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के लिए अपने हथियार या अपने जहाज वहां पर भेज सके। ये एक और जीत आपको समझ में आ रही है। अब आप देखिए, ईरानी जहाजों पर, जिसको मैरीटाइम ट्रेड कहते हैं यानी समंदर के रास्ते होने वाली जो तिजारत है, उस पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो रोक लगाई गई हैं, वो पूरी तरह से धीरे धीरे हटाई जाएंगी। इसका मतलब यह है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाए जा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि ईरान अपना तेल और दूसरा सामान दुनिया भर को बेच सकेगा और दुनिया भर से अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान धीरे धीरे इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से जुड़ जाएगा। ईरान के लिए यह कितनी बड़ी जीत है कि एक के बाद एक उसके ऊपर सैंक्शन लगाते जा रहे थे अमेरिका और दीगर मुल्क, और अब हालत यह है कि उन सैंक्शंस को हटाया जाएगा। जो वहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से महंगाई और दूसरी सारी चीजें हैं, उससे जूझने में, उससे लड़ने में, उससे निजात पाने में ये वाला जो पॉइंट है सैंक्शन हटाने वाला, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। लेकिन ये अकेला पॉइंट नहीं है। कहा गया कि ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज जो फंड है,
जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज किए जाएंगे। अब इसकी टोटल वैल्यू जो आ रही है वो $300 बिलियन आ रही है। कैलकुलेटर ले लीजिए और जोड़िए कि $300 बिलियन रुपए में कितना होता है। अगर आप हिंदुस्तान से देख रहे हैं तो हिंदुस्तान में जोड़िए, पाकिस्तान से देख रहे हैं तो पाकिस्तान से जोड़िए, और अगर यूरोप और अमेरिका से देख रहे हैं तब तो आप समझ ही सकते हैं कि $300 बिलियन कितना होता है। इतना पैसा ईरान की इकोनॉमी में इंजेक्ट होगा। ईरान में इतना पैसा आएगा, इसका मानी आप समझते हैं ईरान की शक्ल सूरत बदल जाएगी। जो डॉलर की कमी है उसके यहां, जिसके वजह से उसके रियाल की वैल्यू काफी कम है। मिलियंस ऑफ रियाल में $1 मिलता है। नोटों की बहुत बड़ी गड्डी देने पर $1 जो ईरान में आज मिलता है, वो हालात पलट जाएंगे, रियाल मजबूत होगी। और यकीन जानिए कि अगर 10 साल तक ये सारा कुछ चला गया तो जैसे ओमान का रियाल, जैसे कुवैत का रियाल, ये सारे जो करेंसी हैं जैसे अमेरिका की करेंसी से ज्यादा महंगी हैं, ईरान की करेंसी भी अमेरिका की करेंसी से ज्यादा महंगी हो जाएगी। और आप देखिए, केवल ये जो 60 दिन की बातचीत होनी है, इसी पीरियड में $24 बिलियन रिलीज किए जाएंगे। और कल जो हमला किया है इजराइल ने लेबनान के ऊपर, और उसके बाद ईरान ने कहा है कि हम भी इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं। उसके बाद ट्रंप साहब ने कहा है कि भाई मत हमला करो, $12 बिलियन तो बातचीत शुरू होने से पहले ही ले लो। यानी बातचीत शुरू होगी उसके पहले $12 बिलियन इकॉनमी के अंदर आएंगे ईरान के। और आप ये समझिए कि ईरान का दोबारा से उभरना आर्थिक तौर पर, जंगी तौर पर तो उसने ये साबित कर दिया कि वो दुनिया की महाशक्ति है, बड़ी ताकत है। अब आर्थिक तौर पर उसका उभरना भी शुरू हो जाएगा जब $12 बिलियन तुरंत जाएंगे। उसके बाद 60 दिन के अंदर $12 बिलियन और आएंगे, और जब फिर फाइनल समझौता हो जाएगा तो उसके पैसे और रिलीज होने शुरू होंगे और तकरीबन $300 बिलियन उसकी इकोनॉमी में आएंगे। और पहले बात हो रही थी कि सेकेंडरी सैंक्शन हट जाएंगे, प्राइमरी सैंक्शन नहीं हटेंगे। अब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सैंक्शन हटाने की बात इसके अंदर है। इसके अलावा 30 दिन के अंदर अमेरिका ईरान के आसपास से, फारस की खाड़ी में से जो अपनी सेना उसने लगाई हुई है, अपनी नेवी, आर्मी, जहाजें लगाई हुई हैं, उन सबको भी हटाएगा। 30 दिनों के अंदर कम करेगा और आगे धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब ईरान ने क्या छूट दी है जिसको अमेरिका जीत की तरह दिखा रहा है? ईरान ने कहा ठीक है, हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। फिर वही बात कि जिस न्यूक्लियर बम को नहीं बनाने के लिए इमाम खामेनेई साहब का फतवा था, उनके फतवे की वजह से ईरान ने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया। यानी जो न्यूक्लियर बम बनना ही नहीं था वो अब नहीं बनेगा। इसको अमेरिका जीत की तरह दिखा रहा है। तो ये जुमला मैं बार बार कहता हूं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से खुली थी उसको खुलवाना, और जो एटॉमिक बम बनना ही नहीं था उसको ना बनने देना, ये अगर अमेरिका की जीत है तो आप समझ सकते हैं हार कितनी बड़ी है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है एमओयू का, ये प्रोसेस कहा जा रहा है फ्राइडे को साइन होगा। कालीबाफ साहब जाएंगे, उधर से जेडी वांस आएंगे और दोनों लोग इसको साइन करेंगे। और इसके बाद 60 दिन का प्रोसेस चलेगा। उन 60 दिनों में इन सारी चीजों की पॉइंट वाइज डिटेल तय होंगी, टाइमलाइन तय होगी। ईरान ने यह कहा है कि वो अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम कर लेगा, उसकी टाइमलाइन तय हो गई, 10 साल 15 साल कुछ भी तय होगी, और उसके हिसाब से ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट धीरे धीरे कम करेगा। और इन द मीन टाइम ये सारे फायदे ईरान को, ईरान की इकोनॉमी को मिलेंगे, जिसके चलते दुनिया का बड़ा बाजार बन के उभरेगा ईरान, और ईरान की ताकत और बढ़ेगी। तो फिलहाल घंटों बात की जा सकती है। मुझे याद है जिस दिन खामनेई साहब शहीद हुए थे उस दिन मैंने वीडियो किया था और मैं टेंशन में था ही। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वार बहुत अलग तरह का, बहुत बड़ा वार हो सकता है। और ये भी लग रहा था कि अगर ईरान के अंदर गद्दारों की चली और ईरान टूट गया तो फिर इजराइल और अमेरिका का जो कहर टूटेगा मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया पर, वो हर इंसान के लिए बेहद मुश्किल होगा। लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि ईरान की जनता अपने हुक्मरान के साथ खड़ी है। मुस्तफा खामनेई साहब को नया सुप्रीम लीडर चुना गया, और उसके बाद जिस तरह की जंग हुई है हमने लगातार देखी है, दिखाने की कोशिश की है। आज ये जंग हम मान के चल रहे हैं खत्म हुई, लेकिन एक खदशा लगा हुआ है कि इजराइल इस जंग को किसी भी तरह से दोबारा शुरू करने की कोशिश करेगा। ट्रंप उसको किस हद तक कंटेन कर पाता है इस पर डिपेंड करेगा कि अगले 60 दिनों में दुनिया पीस की तरफ जाएगी या फिर बर्बादी की तरफ। लेकिन फिलहाल तो ये मौका है कांग्रेचुलेट करने का,
बधाइयां देने का दुनिया के हर उस व्यक्ति को जो हक के साथ खड़ा हुआ और जिसने अमेरिका और इजराइल की इस खुली गुंडागर्दी की मुखालफत की और जिसमें हम और आप दोनों शामिल हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।